नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को स्वीकृति प्रदान की। माल सेवा कर व्यवस्था के 4 वर्ष पूर्ण हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना को स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को अनुमोदित किया। सैन्य बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अवसपा के तहत संपूर्ण नागालैंड को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य आपूर्ति बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम्स यानी विद्युत विभागों को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। इसमें निजी क्षेत्र के डिस्कॉम्स को छोड़ दिया गया है। ये सहायता पूर्व अर्हता मानदंडों को पूरा करने के साथ साथ बुनियादी न्यूनतम मानदंड की उपलब्धि पर आधारित होगी। ये योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक उपलब्ध रहेगी। इसके लिए पावर फाइनेंस कमीशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम नोडल एजेंसियां होंगी। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो ये वित्त वर्ष 2024-25 तक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% तक कम करेगी। वित्त वर्ष 2024-25 तक आपूर्ति की औसत लागत औसत राजस्व प्राप्ति के अंतर को शून्य करेगी। इसके अलावा इस योजना में ये भी शामिल है कि ये आधुनिक डिस्कॉम्स के लिए संस्थागत क्षमताओं का विकास करे और उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करे। इस योजना के घटकों की बात करें तो ये उपभोक्ता मीटर और सिस्टम मीटर के तहत कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर, शहरी क्षेत्रों, संघ शासित प्रदेशों, अमृत शहरों आदि को प्राथमिकता देगा। इसमें फीडर के वर्गीकरण के लिए कुसुम के तहत सौरकरण को सक्षम करने के लिए कृषि कनेक्शनों से असंबद्ध फीडर वर्गीकरण के लिए वित्त पोषण दिया गया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो किसानों के लिए विद्युत की आपूर्ति में सुधार लाने और कृषि फीडरों के सौरकरण के माध्यम से उन्हें दिन के समय विद्युत उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण किया गया है। इसके अलावा सिस्टम मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित आईटी या ओटी उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जाएगा ताकि प्रत्येक महीने सिस्टम द्वारा तैयार खाता रिपोर्ट तैयार की जा सके। अगली खबर अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से। माल एवं सेवा कर व्यवस्था के 4 वर्ष पूर्ण हुए। 1 जुलाई 2017 से लागू हुए जीएसटी ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक सरल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी से चलने वाली व्यवस्था में परिवर्तित करके भारत को एक एकल और साझा बाजार में एकीकृत कर दिया है। इसने लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों को एक शीर्ष कर के तहत शामिल कर दिया है। इसमें पेट्रोल, मादक पेय और स्टाम्प शुल्क के कर शामिल नहीं है। अब तक जीएसटी की उपलब्धियों की बात करें तो इसने सरलीकृत रिटर्न फाइलिंग प्रणाली के कारण राजस्व संग्रह और व्यवसाय पंजीकरण में वृद्धि की है। कई चौकियों को हटाने के साथ साथ ई वे बिल के परिणाम स्वरूप परिवहन में आसानी हुई है, लॉजिस्टिक लागत में बचत हुई है। कर देयता की सरल गणना और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के मिलान द्वारा फर्जी इनवॉइसिंग की जांच के लिए ई इनवॉइसिंग प्रणाली आरंभ की गई है। अर्थव्यवस्था का वृहद स्तर पर औपचारीकरण हुआ है। हालांकि इस व्यवस्था से जुड़े चिंता के विषय भी हैं, जैसे 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कर दरों की बहुलता, जीएसटी संग्रह में पूर्वानुमान की तुलना में कमी, रिटर्न दाखिल करने में असंगति जैसी चिंताओं को रेखांकित किया गया है। उपकर और विशेष अधिभार पर केंद्र की बढ़ती निर्भरता, जो करों के विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है। राज्यों के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति तब विवादास्पद हो गई जब महामारी की वजह से जीएसटी संग्रह में गिरावट आई, तकनीकी गड़बड़ियां, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा आदि करने में कठिनाई हुई। हालांकि अगर जीएसटी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो इसके तहत एक जीएसटी परिषद है। ये जीएसटी का शासी निकाय है।
इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। इसे जीएसटी के कार्यान्वयन की देखरेख और विभिन्न वस्तुओं के लिए कर दरों पर निर्णय लेने का कार्य सौंपा गया है। जीएसटी के प्रकारों की बात करें तो एक है सेंट्रल जीएसटी, एक है स्टेट जीएसटी और एक है आईजीएसटी यानी एकीकृत माल और सेवा कर, और चौथी है संघ शासित प्रदेशों के लिए माल एवं सेवा कर यानी यूटीजीएसटी। इस तरीके से जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं। जीएसटी व्यवस्था के तहत गारंटीकृत प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसके तहत जीएसटी अधिनियम वित्त वर्ष 2015-16 में राज्यों द्वारा एकत्र की गई राशि से 5 वर्ष के लिए यानी 2022 तक राज्यों के कर राजस्व में 14% वार्षिक वृद्धि की गारंटी देता है। अगली खबर रोजगार सृजन से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना को स्वीकृति प्रदान की है। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना यानी LGSCAS लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स। इसका उद्देश्य देश में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के साथ साथ चिकित्सा अवसंरचना को भी बेहतर बनाना है। इसके तहत विशेष रूप से कम सेवित क्षेत्रों को लक्षित किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्रेडिट जोखिम को आंशिक रूप से कम करना तथा ब्याज की कम दरों पर बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। ये शहरी या ग्रामीण स्थानों के लिए 100 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए, ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए 50% और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए 75% गारंटी कवर होगा। आकांक्षी जिलों के लिए दोनों परियोजनाओं के लिए गारंटी कवर 75% होगा। साथ ही मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ECLGS के तहत अतिरिक्त फंडिंग को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कुल खर्चे को पहले के 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये 30 सितंबर 2021 तक गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन के तहत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर लागू होगी। ECLGS योजना महामारी से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और छोटे व्यवसायों को कोलेट्रल मुक्त और सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण प्रदान करके उनकी सहायता करने पर आधारित है। ECLGS पात्र MSMEs को GECL पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है। ब्राउनफील्ड परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं होती हैं जहां कुछ कार्य पहले से ही संपन्न किया जा चुका होता है। कार्यस्थल पहले से ही आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ आंशिक रूप से विकसित हो चुका होता है। इसके बाद से नए विकास की शुरुआत होती है। ग्रीनफील्ड परियोजना पूरी तरह प्रारंभ से ही शुरू होती है। कार्यस्थल विकसित नहीं होता है और परियोजना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सामान्य रूप से मौजूद नहीं होता है। अगली खबर डिजिटल भारत से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को अनुमोदित किया। संशोधित रणनीति के तहत भारत नेट का अब इन 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों से अलग सभी आबादी वाले गाँवों तक विस्तार किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों सहित अनुमानित 3.61 लाख गाँवों को कवर किया जाएगा। संशोधित रणनीति में रियायत ग्राहियों यानी निजी क्षेत्र के भागीदार द्वारा भारत नेट का निर्माण, संचालन, रखरखाव और उपयोग भी शामिल है। इसका चयन प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत संचालन, रखरखाव, उपयोग और राजस्व सृजन के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत नेट की सेवा तेजी से प्राप्त होने की अपेक्षा है। आइए अब बात करते हैं भारत नेट के बारे में। ये सभी घरों के लिए 2 MBPS से 20 MBPS की वहनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और राज्यों तथा निजी क्षेत्र की साझेदारी में सभी संस्थानों की मांग पर क्षमता स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना है। इसके वित्त पोषण के स्रोत की बात करें तो सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि इसके लिए दूरसंचार ऑपरेटरों पर यूनिवर्सल एक्सेस लेवी आरोपित की गई है। इसके अलावा इसका कार्यान्वयन 3 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में 1 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। द्वितीय चरण में 1.5 लाख और तृतीय चरण मौजूदा बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर केंद्रित है। अगली खबर अफसपा से संबंधित है। अफसपा यानी सैन्य बल विशेष शक्तियां अधिनियम। इसके तहत संपूर्ण नागालैंड को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि संपूर्ण नागालैंड क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि सिविल शक्तियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। अफसपा सैन्य बलों को अशांत क्षेत्रों में व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए असाधारण शक्तियां और उन्मुक्तियां प्रदान करता है। ऐसे क्षेत्रों को विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा
भाषाई, क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण अशांत माना जाता है। अफसपा सशस्त्र बलों को उनके कार्यों के लिए कानूनी उन्मुक्ति, वारंट के बिना किसी को भी गिरफ्तार करने, किसी वाहन को रोकने और तलाशी लेने आदि जैसे प्रावधानों के साथ सशक्त बनाता है। अफसपा को वैध बनाने के लिए किसी क्षेत्र को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अशांत घोषित किए जाने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में अफसपा असम, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर और इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सशस्त्र बल अशांत क्षेत्रों में भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उनके द्वारा की गई ज्यादतियों की जांच से बच नहीं सकते हैं। साथ ही 2005 में बने न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी आयोग ने अफसपा को निरस्त करने की भी अनुशंसा की थी। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (GCI). भारत GCI वर्ष 2020 में चीन और पाकिस्तान से आगे 10वें स्थान पर है। GCI को सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा जारी किया जाता है। रैंकिंग 5 स्तंभों पर आधारित है: कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, क्षमता निर्माण के उपाय, संगठनात्मक उपाय और सहयोग। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का स्थान है। कोविड पीड़ित अनुग्रह राशि के हकदार हैं। उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों के लिए न्यूनतम राहत की अनुशंसा करने के लिए एक वैधानिक दायित्व आरोपित करती है। ऐसी न्यूनतम राहत में धारा 12 के उपबंध 3 के अनुसार अनुग्रह सहायता भी शामिल होगी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अनुग्रह राशि तय करने के निर्णय को NDMA पर छोड़ दिया है। उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश तब दिए जब केंद्र सरकार द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में NDMA में कोई दिशा निर्देश या नीति या योजना नहीं है जिसका कोविड के कारण आपदा से संबंधित मृत्यु के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सके। इससे पहले सरकार ने कोविड को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। कोविड और पर्यटन। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय अंकटाड की व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हो सकता है। भारत में वर्ष 2020 में पर्यटकों के आगमन में 54% की कमी देखी गई। ये अपेक्षा की गई कि फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि जैसे उच्च टीकाकरण दर वाले देशों में पर्यटन में तीव्र वृद्धि होगी। हालांकि यात्रा प्रतिबंध, यात्रियों के अल्प विश्वास आदि जैसी बाधाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन वर्ष 2023 या उसके बाद तक पूर्व महामारी के स्तर पर वापस नहीं आएंगे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण को और 9 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार सृजित करने तथा कोविड महामारी की वजह से समाप्त हो चुके रोजगार की पुनर्स्थापना करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसके तहत सरकार EPFO में पंजीकृत प्रतिष्ठानों की क्षमता के आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के हिस्से यानी वेतन का 24% या केवल कर्मचारियों के हिस्से यानी वेतन का 12% को जमा कर रही है। AIM iLeap यानी उद्यमिता संबंधी तेजी और लाभ के लिए अभिनव नेतृत्व पहल। अटल नव प्रवर्तन मिशन यानी AIM ने संपूर्ण देश में टेक स्टार्टअप्स में तेजी लाने के लिए प्रमुख कदम के रूप में AIM iLeap के प्रथम फिनटेक समूह सम्मेलन का आयोजन किया। अटल नव प्रवर्तन मिशन नीति आयोग द्वारा देश में नवोन्मेष और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। उद्यमिता संबंधी तेजी और लाभ के लिए अभिनव नेतृत्व पहल यानी AIM iLeap कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यों की विस्तृत श्रृंखला में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को आमंत्रित करना है और उन्हें बाजार तक पहुंच तथा उद्योग भागीदारी में सक्षम बनाने के लिए कॉर्पोरेट नेतृत्व एवं नवाचार टीम के सामने अपना समाधान प्रस्तुत करना है।
गामा किरण विस्फोट। हाल ही में अंतरिक्ष में गामा किरण विस्फोट के ऊर्जा उत्तर द्वीप्ति यानी एनर्जी आफ्टर ग्लो का पता चला है, जो तारकीय विकास की जांच में मदद कर सकता है। गामा रे बर्स्ट अत्यधिक ऊर्जावान गामा किरणों के अल्पकालिक विस्फोट हैं, जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए कई मिनटों तक हो सकते हैं। माना जाता है कि गामा रे बर्स्ट ब्लैक होल के निर्माण के दौरान उत्पन्न हुए थे। वे सूर्य की तुलना में लगभग 10 लाख ट्रिलियन गुना चमकते हैं। वे पृथ्वी से अधिक दूरी पर होते हैं, जो प्रेक्षणीय ब्रह्मांड की सीमा की ओर हैं। चीन मलेरिया मुक्त प्रमाणित। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणीकरण तब दिया जाता है जब कोई देश उचित संदेह से परे ये सिद्ध कर देता है कि स्वदेशी संचरण की श्रृंखला कम से कम पिछले लगातार 3 वर्षों से राष्ट्रव्यापी स्तर पर बाधित हुई है। चीन मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला 40वां देश बन गया है। मलेरिया एक प्राणघातक रोग है जो परजीवियों के कारण होता है तथा संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के माध्यम से लोगों में प्रसारित होता है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत में मलेरिया के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए थे और मलेरिया मृत्यु दर भी उच्च थी। स्पिनर डॉल्फिन। ओडिशा में स्पिनर डॉल्फिन का शव मिला है। ये एक छोटी डॉल्फिन है जो विश्व भर के अपतटीय उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। ये अपनी कलाबाजी के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ये हवा में उछलकर लंबवत चक्रण करती है। ये हिंद महासागर में मौजूद डॉल्फिन प्रजातियों में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली प्रजाति है। IUCN की सूची में इसे एंडेंजर्ड की स्थिति में रखा गया है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। इस्वातिनी साम्राज्य। हाल ही में राजा मस्वाती तृतीय के विरुद्ध विरोध हिंसक हो गया। पूर्ववर्ती स्वाजीलैंड साम्राज्य के रूप में विख्यात इस्वातिनी दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक भू आबद्ध देश है, जहां ये मोजाम्बिक से जुड़ा हुआ है। कुडनकुलम। रूस के राज्य संचालित परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 6 परमाणु रिएक्टरों की 5वीं इकाई पर कार्य आरंभ किया है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।